रेपो का हम लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ना नॉन वर्बल पे आते हैं। नॉन वर्बल जिसमें हमें बोलना कुछ नहीं होता है, बट ये बहुत खूबसूरत होता है। ट्राई करके देखिएगा आज के बाद से। अब हम लोग आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात, जो हम लोग करते हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें हम लोग कहते हैं नेवर क्रिटिसाइज। मैं कहती हूँ ना कि सबसे खूबसूरत ऑर्नामेंट अगर हमें भगवान ने दिया है जो फ्री है, वो हमारी स्माइल। आज का जो सेशन है वो यही है कि हम दूसरे के जो इनर वर्ल्ड है, दूसरे के मन के अंदर कैसे जाएंगे। उस मन के अंदर के जाने के का जो तरीका होता है, दो तरीके से हम जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाउ टू बिल्ड रैपो विद एवरीवन। रेपो का क्या मतलब होता है? रेपो का डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछिए तो रेपो का डेफिनेशन बहुत खूबसूरत। रेपो का हम लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट हो, कि दो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट की बॉन्डिंग होती है, राइट। और एक चीज मैं आज आपको बताती हूँ कि रेपो जो होता है वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं बिल्ड होता, वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल से उसकी बॉन्डिंग होती है। वो उस लेवल पे बॉन्ड हम लोग बॉन्डिंग करते हैं। मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगी क्योंकि एक दो बार सेशन में मुझसे लोगों ने पूछा कि इम्प्रेशन क्रिएट करना या रेपो ये सेम चीज है। तो मैं कहती हूँ नहीं। अगर मुझे कोई इम्प्रेस कर रहा है तो मैं कॉन्शियसली उससे इम्प्रेस हो रही हूँ, बस मैं उससे इम्प्रेस हो जाऊंगी। हाँ, पर्सनालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी नॉलेज थी उसकी, बहुत अच्छा बोल रहा था, उसकी जो लैंग्वेज था, उसका जो टोन ऑफ वॉइस थी, सब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बोल रहा था। बट वो उसके और मेरे बीच में कोई रेपो नहीं डेवलप, क्योंकि रेपो जो डेवलप होता है वो हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड बोलिए उस लेवल पे, और वो जिसके साथ हो जाता है रेपो बिल्डअप, आप क्या बोलते हो, मैं उनसे कनेक्टेड फील करता हूँ। आप किसी से कभी कभी आप पार्टी या फंक्शन में जाइए, आपसे कोई उनसे बातचीत नहीं होती, बट थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि इससे मुझे बात करना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको पता है सबकॉन्शियस लेवल पे ये बॉन्डिंग होती है। तो अब सबकॉन्शियस लेवल पे जो बॉन्डिंग हो रही है, तो आप इसका मतलब कि आप किसी के इनर वर्ल्ड को भी समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेपो का सबसे खूबसूरत डेफिनेशन हम लोग यही कहते हैं, एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। एंड ये एक बॉन्डिंग है जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे हो। अब हम लोग रेपो कैसे बिल्ड करेंगे किसी के भी साथ? तो पहला पॉइंट इसके लिए जो होता है वो होता है बाय टेकिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अनदर पीपल। हम लोगों को आपके जिसके साथ भी आपको रेपो बिल्ड करना है, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, पहले तो आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट शो करिए। मतलब आपको होना चाहिए। देखिए, एक क्या होता है हम लोगों का कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कॉन्शियसली अपने मन को कंट्रोल करके मैं अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आपको पता है सामने वाले के सब कॉन्शियस को पता है कि हम एक्ट कर रहे हैं, मैं जेन्युइनली उन्हें नहीं पसंद करती हूँ। ये पावर है हमारा सबकॉन्शियस का, वो हम सामने वाले की एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। हमें क्या लगता है कि अरे यार हम तो पसंद नहीं करते, बट फिर भी हम उसके सामने चले जाते हैं। उसे क्या पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है? सबकॉन्शियस को सब पता। और यही रीजन है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में होते हैं, हम मुंह से कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड होता है ना, वो रीड कर लेता है सामने वाले की फिजियोलॉजी, राइट। सेकंड आता है बाय बीइंग क्यूरियस अबाउट हु दे आर एंड हाउ दे थिंक, कि वो कौन है, वो कैसा सोचते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा क्यूरियस होना होगा, तभी आप डीप में जाएंगे। थोड़ा सा टाइपिंग। लास्ट आता है बाय बीइंग विलिंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आज तक क्या है, हमें क्या लगता है जो मैं सोचती हूँ वही सही है, वो जो सोच रहे हैं वो गलत है। आपको पता है रेपो का एक और खूबसूरत पार्ट क्या होता है, कि अगर आप किसी को कहते हैं कि यस आई एग्री, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके हर चीज से एग्री करते। कभी कभी क्या होगा कि दो लोग जो रेपो में होंगे वो अलग अलग पॉइंट पे बात कर रहे हैं, बट रेपो सबकॉन्शियस लेवल पे बिल्ड हो चुका होता है, बॉन्डिंग बन चुकी होती है, राइट। तो ये इतना खूबसूरत है कि इसको दो तरीके से आप रेपो डेवलप कर सकते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हम लोग ना नॉन वर्बल पे आते हैं। नॉन वर्बल जिसमें हमें बोलना कुछ नहीं होता है, बट ये बहुत खूबसूरत होता है। ट्राई करके देखिएगा आज के बाद से। मैंने सबसे पहले जब सीखा तो अपनी फैमिली में ट्राई, राइट। तो इसमें पहला जो आता है मिररिंग एंड मैचिंग आता है। मिररिंग मैच का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, तो जैसे दी ने अभी ऐसे हाथ रखा है, तो अब मुझे चूंकि दीदी के साथ अपना रेपो बिल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगी ना, तुरंत नहीं करूंगी। मिरर में कैसे इमेज दिखता है, जैसे मैं अगर अपने मिरर में देखूं, तो मैं अगर राइट हैंड ऐसे यहाँ रखा है, तो मिरर में क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो मिरर में हमें क्या करना है कि सामने वाला पर्सन जो आपके सामने बैठा है, मान लीजिए 10 लोग बैठे और आपको लगता है कि ये पर्सन मुझसे बात करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले उनकी फिजियोलॉजी को देखोगे। उनकी फिजियोलॉजी को देखोगे, मान लो वो ऐसे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड यहाँ रख करके। थोड़ी देर में आप कुछ नहीं अपना इधर उधर करते हैं, फिर आप अपना राइट हैंड ऐसे रख के बैठ जाओगे। बाकी जो है उसमें हम लोग कहते हैं मिरर मैच में आपको क्या क्या करना है
पहले तो उनकी फिजियोलॉजी जिस तरह की है, अगर उन्होंने पैर के ऊपर पैर रखा है तो आप थोड़ी देर में उस तरह से बैठ जाइए, अगर उन्होंने ऐसे रखा है तो आप ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद देखिए वो किस वर्ड्स को बार बार बोल रहे हैं, मतलब वो क्या कंटेंट वर्ड जो यूज कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। जब आप वो ध्यान से सुनेंगे ना तो आप क्या करेंगे, उसी वर्ड को पिक करना है आप। फिर वो किस टोन में बात कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा पॉज ले लेकर बात कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा पॉज लेके बात करिए। अगर वो फास्ट बोलते हैं तो आप फास्ट बोलिए, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस के लिए सबसे खूबसूरत हम खुद होते हैं। तो जब सामने वाले को हमारा माइंड हर सेकेंड में 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन उठा रहा है। अब मेरा माइंड, मैं और दी के साथ बताती हूँ कि जैसे दी ने ऐसे दुपट्टा लिया, मैंने भी वैसे धीरे से अपना कर लिया, सही कर लिया। दी को पता नहीं, दी 4 लोग से बातें कर, राइट। दी ऐसे बैठे थे, मैं भी ऐसे बैठ गई। अब उनका माइंड तो हर सेकेंड 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन उठा रहा है, और वो देख रहा है कि एक ऐसी जगह से प्रोग्रामिंग आ रही है जो मेरे से मैच कर रही है, क्योंकि दी की फिजियोलॉजी से मेरी फिजियोलॉजी का जो इंफॉर्मेशन उसके माइंड में जा रहा है वो मैच कर रहा है। तो वो क्या करता है, डाइवर्ट कराता कि कोई मेरे जैसा है यहाँ पे, मतलब मेरे जैसा है, मतलब क्योंकि मैं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा, मैं सबसे अच्छी मैं ही हूँ, तो मुझसे मिलता जुलता यहाँ कौन है। तो वो हम एक दूसरे के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं कि आप उनकी टोन ऑफ वॉइस कॉपी कर सकते हो, आप उनकी जो स्पीड है बोलने की वो कॉपी कर सकते हो, आप उनका पोस्चर जेस्चर कॉपी कर सकते हो, आप उनकी चीजों को, ये चीजों को कॉपी करो, जो वो वर्ड्स बार बार बोल रहे हैं, जिस वर्ड्स से पॉजिटिवली वो बार बार बोल रहे हैं उसको आप पिक करके आप अपने सेंटेंस में उसको यूज करो। तो माइंड को मैसेज जाएगा कि मिरर करने की कोशिश की। मिरर में जस्ट ऑपोजिट होगा, जैसे दी ने राइट हैंड उठाया तो मैं लेफ्ट उठाऊंगी, मैचिंग में सेम टू सेम होगा। दी अगर राइट उठाएंगे तो मैं भी राइट उठाऊंगी, राइट। तो मिरर और मैच ऑलमोस्ट सेम होता है। तो दी के मन को मैसेज क्या जाएगा कि इस पूरे ग्रुप में ना श्वेता ही मेरे जैसी है, और ये नहीं जाता मेरे जैसी है, श्वेता बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मैं उनका मन जानता है सबसे अच्छी है, और उनके मन को जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो मैं ये 400 बिलियन बिट्स इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ना मुझसे मैच कर रहा है, तो वो कौन है, और उसकी तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। मतलब ये जो बॉन्डिंग होती है ना, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे हो रही है, समझने की कोशिश करिए। ये इतनी खूबसूरत चीज है। तो जब मैंने इसको सीखा, तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ है, मंगेश सर से छोटे हैं, वो आते थे ना, बहुत बातें करते थे, तो दो ही लोग की तरफ देख के बात करते, या तो अपने भैया को और या फिर माँ को। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये मेरे लिए सही पर्सन होंगे जानने के लिए कि क्या ये मिरर मैच अगर मैं इनके साथ करती हूँ तो ये मेरी तरफ पलटते हैं कि नहीं पलटते। वो सोफे पे सामने बैठे थे, उनकी आदत है ना, एक पैर ऊपर करके बैठेंगे सोफे पे और एक पैर नीचे कर लेंगे। थोड़ी देर तक तो मैं जैसे बैठती हूँ बैठी, फिर मैंने वही किया। फिर उनकी जो आदत है ना, थोड़ा ऐसे बैठ जाते हैं, मैंने भी वही कर लिया। उसके बाद वो करीब 40 मिनट्स तक रहे, वो उन्होंने पूरे टाइम मेरे से बात किया। तो मैंने कहा तो वर्क करता है मतलब आपको बताने का यही पर्पस है कि हम अननोइंगली, जब आप आज के बाद ना एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि जब 4 लोग बैठ करके ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, तो आप देखिएगा सबकी फिजियोलॉजी एक होगी, सबकी टोन ऑफ वॉइस एक होगी, जो वर्ड्स वो लोग यूज कर रहे होंगे ना, वो सब सेम, ऑलमोस्ट सेम वर्ड यूज कर रहे होंगे। उनका जब आप पूरा पोस्चर भी देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो इसका मतलब, इसको कहते हैं कि ये रेपो बिल्ड हो जाता है सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, राइट। तो ये होता है मिररिंग मैचिंग, कि आप बिना बोले किसी के इनर वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं, और वो उसका इनर वर्ल्ड बताता है कि दी का इनर वर्ल्ड जैसे बताएगा कि श्वेता ही अच्छी है, सब पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इसको करिएगा, शुरू में आपको कॉन्शियसली करने की जरूरत होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपका माइंड खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आपकी हैबिट हो जाएगी ना, तो आप जहां सामने वाले को देखोगे ना, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी मिरर मैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये है खूबसूरती इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। बिना बोले आप किसी के दिल में या मन कह सकते हैं हम उसको, माइंड बोलते हैं हम लोग, किसी के मन को आप पसंद आ सकते, तो है ये खूबसूरत चीज। उसके बाद आता है पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है तालमेल बैठा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई जॉगिंग कर रहे हैं पार्क में, अब मुझे उनसे बात करनी है, तो मैं पीछे से आवाज दूंगी तो कभी नहीं सुने मेरी बात, राइट। तो मैं क्या करूंगी कि वो जिस तरह से जॉग कर रहे हैं, मैं उनके साथ में जाऊंगी और उनके साथ धीरे 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 जॉग करने लगूंगी, और धीरे धीरे उनसे बात करूंगी, रेपो बिल्ड करते बात करती जाऊंगी, और थोड़ी देर के बाद हम लोग पेस, जिसको कहते हैं पेसिंग, हम पेस कर लेते हैं एक दूसरे को, राइट। तो एक तालमेल बैठ जाता है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पहले हम मिरर मैच करते हैं, फिर पेसिंग करते हैं। अब हमारी बारी आ गई है कि हम सामने वाले के इनर वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, और उसका इनर वर्ल्ड ये मान चुका है, जी और मेरा भी हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे थे, का मन ये मान चुका है कि श्वेता बेस्ट। अब मैं क्या करूंगी कि
मुझे अब उनको लीड करना है, मुझे अब अपनी बात उनको मनवानी है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि क्या मैंने प्रॉपरली मिरर मैच कर लिया है और मैं पेस भी सही तरीके से कर चुकी हूँ, तो क्या अब मुझे लीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ऐसे हाथ फोल्ड कर, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे बैठी राइट, भी ऐसे हम लोग दोनों लोग कुर्सी पे ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। मैंने मिरर मैच कर लिया है दी से, मैंने पेस भी कर लिया है उनके साथ, सारी चीजें हमारी बात हो रही। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि अब मैं अपनी बात कर सकती हूँ, क्या मैं दी को अब लीड कर सकती हूँ। तो मैं धीरे से अपना हाथ हटा के ऐसे बैठ जाऊँ और दी अनकॉन्शियसली फ्यू मिनट्स के बाद दी भी अपना हाथ हटा के ऐसे बैठ जाएंगी। तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो मिरर मैच किया है और मैंने जो पेश किया है, नाउ टाइम हैज कम कि अब मैं उन्हें लीड कर सकती हूँ। और फिर मैं कहूंगी दी ये मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं चाहती थी कि अगर आप इसको पसंद करते हो तो कंपनी में इसको आगे के लिए आप प्रपोजल भेज दो, और वहां 100 पड़े होंगे दी मुझे ही देने वाले। ये है पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये मैं आपको एक प्रोफेशनल उससे बता रही हूँ, ये आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी कर सकते, आप अपने बच्चों के साथ कर सकते, आप अपने लव्ड वंस के साथ, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कलीग हो, या पेरेंट्स हो, या हस्बैंड हो, अगर हस्बैंड है तो वाइफ है, आप ये किसी के साथ कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले मिरर मैच करिए उनके साथ, फिर पेश करिए, और फिर आप इस चीज को चेक करिए कि क्या मैं लीड कर सकती हूँ। तब आप अपनी बात कहिए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, वो आपकी बात 100% मानेंगे। हम क्या होता है, बिना मिरर मैच किए हुए, बिना रेपो डेवलप किए हुए, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वहां से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। पहले कोई भी बात समझाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिनों में इस चीज को समझ लिया है कि हम सब अलग अलग प्रोग्राम्ड हैं, हमारी सबकी प्रोग्रामिंग अलग है, हम सगे भाई बहन की भी प्रोग्रामिंग सेम नहीं। एक माँ के कोख से जन्म लेने के बाद भी हम सब डिफरेंट हैं। तो आप सोच के देखिए कि जिनसे हमारा रिश्ता बनता है वो कैसे हमारे जैसे हो सकते, और हम सब अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करते। तो अगर हमें किसी को बदलना है, चेंज करना है, तो पहले उसके इनर वर्ल्ड में एंटर करना होगा। उनको अपना ये बात समझाने के लिए पहले आपको सामने वाले के इनर वर्ल्ड को रिस्पेक्ट करना होगा, उनके साथ रेपो बिल्ड करना होगा, राइट। ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे सब लोगों को। चीजें हम लोगों को हर रिलेशन में करना है। मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई चीज ऐसी वो कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, कुछ टाइम तक उसके साथ जब भी आप रहते हैं आप उसकी मिरर मैच करिए, फिर उसके साथ थोड़ा सा पेसिंग करिए, और फिर आप उसके साथ ये सारी चीजें करिए जैसे मैंने और दिव्यांशु दी का दिखाया। 5 डेज, 4 डेज, 6 डेज, 7 डेज भी हो सकता है। इसमें पेशेंस रखना है हम लोगों को। उसके बाद ना उसके मन को ये लग जाएगा कि माँ मुझे अंडरस्टैंड करती है, माँ मुझे समझती है, माँ मेरे ही जैसी है, मैं माँ से अपनी बात दिल खोल करके बोल सकती हूँ। एक बहुत खूबसूरत किसी ने 2 लाइनें लिखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। हमारा मन ना एक दर्जी है जो अपने हिसाब से कुछ कपड़े सिल लेता है और चाहता है कि उसके हिसाब से सिले हुए कपड़े में कभी हस्बैंड फिट हो जाए, कभी बेटा फिट हो जाए, कभी बेटी फिट हो जाए, कभी ससुर फिट हो जाए, कभी सास फिट हो जाए, कभी बहन फिट हो जाए। और जब हम वो कपड़ा उन्हें डालते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो हम अपने उन सभी लोगों को सफोकेशन में लेके जाते हैं, और वहां से पेन की शुरुआत होती है। अगर हमारा मन अपने हिसाब से कपड़े न सिले और जो जैसे आ रहा है उसको उसके आने के बाद अगर वो अपने हिसाब से कपड़ा पहनता है और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत। तो मन जो एक दर्जी है ना, उसको रोकने की जरूरत है। कहने का यही मतलब है कि अपने मन को कंट्रोल करना है और ये समझाना है कि जो भी सामने वाला है अपने में यूनिक है। भगवान ने हम लोगों को सबको अलग अलग इसलिए बनाया है क्योंकि वो अगर क्यों इतनी मेहनत किया उसने, एक श्वेता बना था, इसी की मिली जुली सब बना देता, एक सेम टू सेम कॉपी बना देता। क्यों अलग अलग बनाया, यही बताने के लिए ना कि तुम सब अलग अलग हो, अलग अलग प्रोग्रामिंग होगी तुम्हारी। बट कहते हैं ना, सफरिंग को कम करने के लिए जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, उसकी खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट करो। हम जब ये सोचते हैं ना कि वो सही नहीं है तो हमें उसका कभी भी अच्छा पार्ट नहीं दिखेगा। हम ये फिल्टर के थ्रू जान चुके, हमारा फिल्टर हमारे बिलीफ्स और वैल्यूज और सारी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चीजों को हमारे लाइफ से डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की बात, जो हम लोग करते हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें हम लोग कहते हैं नेवर क्रिटिसाइज, कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस मन के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम किसी की भी बिहेवियर को पसंद नहीं करते हैं, तो कुछ समय के बाद चूंकि वो वर्ड हम बार बार बोलते हैं तो हम खुद वैसा बन जाते। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, थॉट्स ट्रैवल करता है।
आप सोचते हो कि मैं उसके पीठ पीछे क्रिटिसाइज कर रही हूँ, सामने तो नहीं करती हूँ, बट थॉट्स ट्रेवल करता है और वो उस तक वो मैसेज चला जाता है कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं यहाँ से बहुत अच्छी से बातें करती हूँ, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं सर से बोलती हूँ आपको पता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करती है, वो कुछ भी अच्छे से पढ़ती वढ़ती सीखती नहीं है कुछ भी। आपको पता है 2-3 दिन वहां आएंगे फिर उनको पता नहीं अनईजी फील होगा। ये पावर है हमारे थॉट का, थॉट्स ट्रैवल करता है, इस चीज को समझिए। आज हम लोगों का पेन इसलिए है क्योंकि हम अंदर कुछ रखे हैं और बाहर से कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ना, एक एक चेहरा रखिए। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हो तो बोल दीजिए कि मैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। हम मेरा और आपका जो नेचर है वो डिफरेंट है, हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। आप ये बोल के हटोगे ना तो उतनी कड़वाहट ना आपके अंदर होगी ना सामने वाले के अंदर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमें कुछ लोग पसंद नहीं है बट उनके सामने हम हंस बोल के मिल रहे हैं, हक कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, मन में चल रहा है कहाँ से चली आई पता नहीं। तो ये चीजें मत करिए, आपके माइंड को ना कंफ्यूज मत करिए। जहां कंफ्यूज होगा आपकी लाइफ में पेन क्रिएट होगा। एक जैसी चीज रखिए। अगर आपको किसी से लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए तो आप सही टाइम देके उनको कन्वे करिए कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता। अगर आप फिर भी लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए तो ठीक है, फिर मैं आपसे एग्री करती हूँ। आई एग्री इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। जब से मैंने इसको अपनी लाइफ में लिया है ना तब से बहुत सुकून है लाइफ। आई अग्री बहुत खूबसूरत दो वर्ड है बस। उसके बाद आता है कि आप किसी से भी मिलते हैं एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट उसको दीजिए, आप उसके दिल में उतर जाएंगे। क्योंकि आज ना बुरा बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये बताने वाले में तुम में ये अच्छा है नहीं मिलता। एक जमाना हो गया था मुझे भी बहुत लोगों को कॉम्प्लीमेंट दिए हुए। आज वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे है तो मैंने उसमें एक ही चीज बोला कि आज वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट डे, हम दूसरों एक दूसरे को बिल्कुल सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये आज ही के दिन मत रखिए, ये डेली का नियम बनाइए कि आप किसी एक पर्सन को सिंसियर कॉम्प्लीमेंट देकर। आपको पता है जब आप किसी के लिए अच्छा बोलेंगे ना तो आपका माइंड पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम होगा, और जब वो प्रोग्राम होने लगेगा, सोचिए सिर्फ आपका एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी को देना आपको पॉजिटिवली प्रोग्राम करेगा। एंड आफ्टर ईयर 2 इयर्स के बाद क्या होगा, आपका माइंड बहुत हद तक पॉजिटिवली प्रोग्राम हो जाएगा। तो आपका फिल्टर क्या करेगा, सारी नेगेटिव चीजों को जूम आउट करेगा और आपकी लाइफ में जूम इन करके सारी अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजों को लाएगा। क्योंकि आप पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव चीजें आएंगी तो और आपका पॉजिटिविटी का डोज बढ़ता जाएगा, तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ से ऐसे ही रिपेल हो जाएंगे, या जो नेगेटिव है वो आपके कहते हैं ना हम लोग की, हमारे ऑरा में अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो 8 मीटर का जो सर्कमफ्रेंस होता है, परिधि होता है, उसमें जो भी एंटर करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये है हमारे ऑरा का पावर। तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं तो मेरे इस 8 मीटर के सर्कमफ्रेंस में कोई भी आएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्स का लॉ है कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं या पॉजिटिव वाइब्रेशन पे रहते हैं तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि आप जिस वाइब्रेशन पे वही आप अट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको यूनिवर्स अबंडेंस आपको प्रोवाइड करा देगा। तो आपका एक सिंसियर कॉम्प्लीमेंट, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। हमें क्या लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं बुरा नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। हम कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर बुरा करते हैं तो भी अपने लिए करते हैं, अगर अच्छा करते हैं तो भी हमारा ही फायदा होता है। ये चीज समझिए, इस माइंड की यही ब्यूटी है, राइट। तीसरा आता है कि ऑलवेज हैव अदर पर्सन इंटरेस्ट इन माइंड। मैं इस चीज को जब पढ़ा और सीखा, प्रैक्टिस करने की सोच रही थी कि ठीक है मैं भी कभी जाऊंगी कहीं भी जहाँ पे गैदरिंग होगी, मैं दूसरों के इंटरेस्ट को सुनने की कोशिश करूंगी। जैसे मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा ठीक है मैं स्पोर्ट्स को भी बातें अगर कोई करेगा तो मैं इंटरेस्ट से सुनूंगी। मैं आज आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी, बड़े बच्चे थे वहां पे, मेरा एक मेंटल हेल्थ पे ही गेस्ट स्पीकर थी, वहां पे चीफ गेस्ट थी। और वहां पे एक आईएएस आए हुए थे, वो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और हम दोनों, उनका टॉक पहले था, मेरा सेकंड टॉक था। जब मेरा टॉक खत्म हुआ तो मैंने ये चीज उनको देखा उस दिन। मैं कहती हूँ ना कि आज कोई अगर किसी एक लेवल पे है ना तो वो अपनी इन सब चीजों की वजह से। जैसे ही मैं डायस से उतरी और मैं आकर के अपनी चेयर पे बैठी, उन्होंने मुझसे पता है क्या बोला, पहली बार सूरज को जमीन पे देखा है। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर हैं। और उन्होंने जब मुझसे कहा कि मैंने पहली बार सूरज को जमीन पे देखा, तो मैंने कहा सर मैं आपका मतलब नहीं समझी। बोले कि एक डॉक्टर माइंड पे बात कर रहा है तो बहुत अच्छा लगा, और आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगने का कि ठीक है। फिर अभी मैं उनसे पूछती ही, क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिस करना था कि सर आप अपने बारे में बताएं और कैसे हैं आप। तब तक उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ
कि आप मेडिकल प्रोफेशन से स्पाइन साइंस में एंटर कर गए। उसके बाद मैं बताने लगी और मैंने करीब 5-7 मिनट्स तक उनसे बातें की। देन आई रियलाइज कि ओ गॉड, मुझे उनके इंटरेस्ट की बात करनी थी, बट वो मेरे से सुपीरियर निकले। उन्होंने मेरे से पूछने से पहले ही मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड बातों को शुरू कर दिया। और जब वो वहां से गए, और आज भी वो मेरे जहन में है वो सर, कि वो कितने ज्यादा अच्छे, कितने हम्बल थे। वो सिर्फ दूसरों की बातें कर रहे थे, दूसरों की बातें सुन रहे थे और हर को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। मुझे लगा मुझे ही मिला है, लेकिन जब सब लोगों को देखा, मैंने बोलते, मैंने कहा अच्छा सर को ये चीजें पता है। तो कहने का यही मतलब है कि छोटी छोटी चीजें करके ना, हमें क्या लगता है मैं अपनी नॉलेज अगर बताऊंगी तो मैं ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं पड़ता है। सब कॉन्शियस के लिए वो उसका ओनर ही बेस्ट है, सबसे खूबसूरत है। तो जब आप उसके ओनर से रिलेटेड बातें करेंगे ना, उसके ओनर के बारे में पूछेंगे ना, जब वो अपने बारे में बताएगा, तब वो आपको पसंद करने लगे, राइट। ये बहुत खूबसूरत चीज है। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि स्माइल, मैं कहती हूँ ये अब आता है वर्बल कम्युनिकेशन में, और भी चीजें आती है कि स्माइल। मैं कहती हूँ ना कि सबसे खूबसूरत ऑर्नामेंट अगर हमें भगवान ने दिया है जो फ्री है, वो हमारी स्माइल। आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ स्माइल करते हैं तो आप सिचुएशन को बहुत हद तक टैकल कर सकते हैं। अगर कुछ कह सकते हैं कि बुरा होने वाला है, आप उसको टाल भी सकते। स्माइल की इतनी पावर है, मैं इसको कहती हूँ ना, इसको हैबिट हम लोगों को बनाना चाहिए। जब मैंने इसके पावर को पढ़ा तो मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बिना रीजन के भी स्माइल करें, क्योंकि हम स्माइल करते ही नहीं, हम लोग भूल गए। तो इसको भी हमें अपने रूटीन में डालना चाहिए कि हम जब भी किसी को देखेंगे एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए मैं सो के उठी और मेरा बेटा सबसे पहले मेरे सामने, मैं उसको देख के स्माइल करूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, सुबह स्माइल करूंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिटिया दिख जाएगी, उसको देख के स्माइल करूंगी। नहीं भी बोला आपने, लेकिन आपने स्माइल किया, तो आपके सब कॉन्शियस लेवल पे एक बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानते हैं हम लोग, जो सब कॉन्शियस लेवल पे हो। तो ये स्माइल इसके लिए सबसे इजी है। किसी को भी देखो स्माइल कर दो। आप खुद सोच के देखिए, दो लोग हैं, एक स्माइल कर रहे हैं और एक चुपचाप मुंह बना के बैठा है। आपका और हमारा सबका मन करेगा जो स्माइल कर रही है उसके पास चल के बैठ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस को ये चीजें पसंद होती है, राइट। उसके बाद आता है कि हमें ना नेम्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को भी कहीं भी जाते हैं, ए भैया सुनो, ए बाबू इधर सुन लो। लेकिन आपको पता है हमारे सबकॉन्शियस के लिए हमारा नाम उसको बहुत पसंद होता है। तो जब आप उसको किसी को भी उसके नाम से बुलाते हैं ना, तो उसका माइंड को मैसेज क्या जाता है ना, सामने वाला इंसान को। तो हम सबको अपना नाम बहुत पसंद है, तो हमें एक दूसरे को नाम से, जहां भी आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आप सिर्फ नाम पूछ लीजिए उनका, आपका नाम क्या है भैया? ये अच्छा, आपका नाम बहुत खूबसूरत आशीष नाम है। तो आप एक काम करिए, आशीष आप मेरी मदद करेंगे, आशीष आप ऐसे करिएगा, आप देखिएगा वो एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक होकर आपकी चीजों को करके दे, राइट। उसके बाद हम लोग कहते हैं बी अ गुड लिसनर। आज ये सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं। आज एक दूसरे को सुनने के लिए कोई रेडी नहीं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है सुनने के लिए। हमें इतनी फुर्सत नहीं हम अपने बच्चे को सुन सके। हमें क्या लगता है वो सिली बातें करता है, अरे उसकी उम्र ही सिली बातें करने की है, राइट। तो हमें सबसे अच्छा लिसनर होने की जरूरत है। जो जितना अच्छा लिसनर है वो उतना अच्छा स्टेज पे मोटिवेशनल स्पीकर है, ये हमेशा याद रखें। जो स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हैं ना, वो स्टेज के नीचे बेस्ट लिसनर, राइट। उसके बाद आता है यही कि अदर जो दूसरे लोग हैं उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें करिए। मुझे इंटरेस्ट माइंड साइंस, बट सामने वाले को स्पोर्ट्स में है। कोई थर्ड पर्सन और मेरी लाइफ में आते हैं, सामने मिलते हैं, उनको मेडिकल साइंस में, मैं मेडिकल साइंस स्पोर्ट्स की बात करूँ, मैं माइंड साइंस की बात नहीं करूँ। क्योंकि अगर मैं अपने मन से रिलेटेड बात करूंगी, अपने इंटरेस्ट की बात करूंगी, मैं उनके मन में नहीं एंटर कर पाऊंगी, उनके इनर वर्ल्ड में नहीं एंटर कर पाऊंगी, राइट। उसके बाद आता है हर इंसान को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहिए। जब आप किसी को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं ना, तो कहा ना कि हमारे माइंड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ही। ये है पावर हमारे मन का, कि हम थोड़े से कम्युनिकेशन को अगर हम सीख जाते हैं तो हम अपने हर रिलेशन को बहुत खूबसूरत बना सकते, राइट। अब आता है कि हम लोगों को ये जानना है, जो आज एक और सेकंड पार्ट है, जो आज का रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, बिकॉज ऑफ ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब में, मैं एक चीज बताती हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ सीखा था, एक मिनट यहाँ हम लेकर के आते हैं आपको, कि माइंड कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने देखा था कि बाहर जो इवेंट होती है उसमें विजुअल हम लोगों ने देखा था, ऑडियो देखा था, काइनेस्थेटिक देखा था, कि उसके बाद टेस्ट देखा था, और हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी स्मेल देखा था, कि 5 सेंसेस से कोई भी इमेज हमारे अंदर रजिस्टर्ड होती है, बन जाती है। तो हम 3 इमेज की मेन बात करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, जिसको फीलिंग्स या इमोशंस आप बोलते हैं। तो जो बाहर के वर्ल्ड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एक्सटर्नल, ऑडिटरी एक्सटर्नल और काइनेस्थेटिक एक्सटर्नल। लेकिन जब वो इनर वर्ल्ड में वही इमेज E2 के फॉर्म में आके बनता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं विजुअल इंटरनल,
ऑडिटरी इंटरनल और काइनेस्थेटिक इंटरनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इनर वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग स्टोर्ड है वो तीन सेंसेस के फॉर्म में, तीन सेंसेस के साथ स्टोर्ड है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में जितनी भी चीजें हैं ये तीनों जो है हमारा डोमिनेंट सेंसरी टाइप है, राइट। ये तीनों हम सब में होता है। मेरे में विजुअल भी है, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक है, तभी तो मैं देख पाती हूँ, मैं इमेजिन कर पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ, मैं आप लोगों को जो भी सुनती हूँ मुझे याद रहता है, मैं आपको सिखा पाती हूँ, सुना पाती हूँ। काइनेस्थेटिक मेरे में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, राइट। तो ये हम सब में होता है। डोमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी का विजुअल डोमिनेंट होगा, किसी का ऑडिटरी होगा, किसी का काइनेस्थेटिक होगा, राइट। अब क्या होता है कि मैं इसको आप लोगों को बताती हूँ कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब हमें ये जानने की जरूरत है कि जो भी मेरे अपने हैं उसमें किसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, राइट। जैसे मेरे हस्बैंड का विजुअल है, मंगेश सर विजुअल डोमिनेंट है, मेरी डॉटर विजुअल डोमिनेंट, मैं और मेरा बेटा ऑडिटरी डोमिनेंट। उसके बाद जो हमारा दूसरा डोमिनेंट है वो है काइनेस्थेटिक है। सर का विजुअल के बाद ऑडिटरी है, फिर काइनेस्थेटिक। मेरी डॉटर विजुअल के बाद काइनेस्थेटिक है, फिर ऑडिटरी है, राइट। तो ये तीनों ही होता है, बट 1 2 3 नंबरिंग हो सकता है, कोई 80% हो सकता है, कोई 60%, कोई 20%, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। लेकिन तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारे अपनों का प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि मन को क्या पता है, सब कॉन्शियस के लिए हम सबसे खूबसूरत इंसान। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर दिव्यांशु दी ये जान जाती है कि श्वेता ऑडिटरी है तो वो मुझे उसी से रिलेटेड उसी तरह की बातें बताएंगी, उसी से रिलेटेड बात करेंगी और मैं कहूंगी दिव्यांशु जी बहुत अच्छा। मैं इसको सारे ने एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा साइंस है इसलिए समझा रही हूँ कि ये तीनों ही हम में होता है। सारे प्रोग्रामिंग जो हमारे ये तीनों फॉर्म में स्टोर होती है वहां पे। तो किसी का कोई डोमिनेंट होगा, किसी का कोई डोमिनेंट। अब हमें क्या करना है आज के बाद से, आपको क्या ऑब्जर्व करना है लोगों में कि जो भी सामने वाला पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं तो आज के बाद अगर मुझे जानना है कि इसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, मैं उसके लैंग्वेज को सुनूंगी कि वो किन शब्दों को ज्यादा यूज करती है। वो हर बात में कहती है कि दी श्वेता दी मैं आपको ये दिखाऊं, श्वेता दी आपने वो देखा। तो जब भी वो दिखाओ देखा की बात करेंगे ना तो मैं समझ जाऊंगी ये विजुअल डोमिनेंट, क्योंकि इनको देखना पसंद है, दिखाना कोई चीज पसंद है, राइट। अब मैं अगर हूँ जैसे ऑडिटरी हूँ तो मैं क्या कहूंगी कि उमा तुमने वो गाना सुना, कितना अच्छा लग रहा था उसको सुनने में ना, राइट। तो कंटेंट में हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो कौन से शब्दों को प्रयोग कर रहा है। इमोशन वाले पता है क्या बोलते हैं, जो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट है तो क्या बोलेंगे, अरे यार वो मूवी जब मैंने देखी तो इतना अच्छा महसूस हुआ, और वो गाना तो मैं बता ही नहीं सकता, वो मेरे जहन में दिल में उतर गई है एकदम। मतलब वो इमोशन से रिलेटेड वर्ड्स को यूज करेंगे। तो पहला हमें ये देखना है, किसी को जानना है कि उसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, तो हमें सबसे पहले उसके लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या शब्दों का प्रयोग कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हमें टोन, उसकी वॉइस को सुनना है कि उनकी टोन कैसी है, वॉइस की स्पीड कैसी है, उनका पिच कैसा है, वो सारा डिटेल में भी आगे है, मैं सिर्फ यहाँ हेडिंग के लिए बता रही हूँ। वॉइस के लिए हमें ये सारी चीजें देखें। थर्ड हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो अच्छा ये विजुअल डोमिनेंट, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो ये ऑडिटरी डोमिनेंट है, अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो ये काइनेस्थेटिक या इमोशन डोमिनेंट इनका सेंसरी सिस्टम है। लास्ट हम लोग देंगे आई मूवमेंट। आई को ध्यान से देखेंगे हम लोग कि अच्छा ये ऊपर देख रहे हैं कि लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, उसका भी मैं डायग्राम लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो ये चीजें जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तब हम पहचानने लगेंगे कि हमारे अपने जो हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे बॉस, हमारे जो भी है आसपास हैं, उनका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है। फिर हम उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको आंसर करेंगे। तो उनके इनर वर्ल्ड को मैसेज किया जाएगा ये मेरे जैसा है, और मेरे जैसा है तो ये अच्छा ही है क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले आई मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि आई मूवमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है। तो जो विजुअल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मैं, आप लोग मेरी ध्यान से देखिएगा, जो विजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज आप अगर पूछेंगे कि मान लीजिए कि अगर मैं विजुअल हूँ और मुझसे आप पूछेंगे कि श्वेता आपको वो बात याद है उस दिन जो हम लोग गए थे मार्केट और वहां पे वो बचपन की मेरी चाइल्डहुड जो फ्रेंड थी वो मिले थे हमें। तो मैं क्या करूंगी, चूंकि मैं विजुअल डोमिनेंट हूँ तो मैं अपनी आई को ना ऊपर लेके जाऊंगी, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ऐसे देखूंगी और सोचूंगी याद आया, शिल्पा नाम था ना उनका, हाँ हाँ हाँ, शिल्पा से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। मतलब कि
जब मुझे याद करना, अगर मैं विजुअल डोमिनेंट हूँ, मुझे याद करना होगा तो मैं अपने लेफ्ट आई को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, राइट। अगर मुझे कोई चीज किसी ने पूछा और मुझे अगर उसको झूठ बोलना है, क्योंकि मैं सच बताऊंगी तो मुझे डांट पड़ सकती है, तो मेरा आई ना ऑटोमेटिकली जो है, मेरा राइट आई जो है ना, मतलब ये जो आई है मेरा, वो राइट की तरफ देखेंगे हम। कंस्ट्रक्ट करता है विजुअल का जो डोमिनेंट पर्सन होता है, वो कोई भी चीज जब उसको कहानी बनानी है, उसको झूठ बोलने के लिए कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो दोनों आंख से अपने राइट की तरफ देखेगा। लेफ्ट की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो हम याद करके बता रहे हैं कि वो हम सच है। और अगर हमसे किसी ने सवाल पूछा और मुझे लगता है नहीं मैं यहाँ सही बोलूंगी तो मुझे डांट पड़ सकती है, तो मैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए राइट की तरफ मैं देखूंगी, अपनी दोनों आंखों से राइट की तरफ देखूंगी और कंस्ट्रक्ट करूंगी कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था। आपको पता है लाई डिटेक्टर वगैरह जो टेस्ट होता है, लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है ना, इसमें इसी तरह से ये लोग देखते हैं कि अगर उसने जो भी जिसको भी वो पकड़ते हैं, जो भी क्रिमिनल होता है, अगर उससे पूछते कि तुमने ऐसा किया है, अगर वो लेफ्ट देखता है तो समझ जाते हैं कि अच्छा ये याद करके सही बताएगा, और जब वो राइट की तरफ देखता है तो समझ जाते हैं कि कहानी बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो सोचिए ये सारी चीजें कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इसको आप लोग जब बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और मैं ना इसके थोड़े से पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी, जिससे कि आप उसको बार बार पढ़ पाए, राइट। तो ये समझ में आया कि विजुअल अगर डोमिनेंट है पर्सन, तो हर चीज के लिए वो ऊपर देखेगा, चाहे लेफ्ट देखेगा या राइट देखेगा। लेफ्ट पे देख रहा है इसका मतलब कि वो याद करके आपको सही बता रहा है। लेकिन अगर हम वो पर्सन विजुअल डोमिनेंट है और वो राइट देख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। समझ जाइए कि वो आपसे सही नहीं बोल रहा है, वो कहानी बना रहा है आपको बताने। तो ये हुआ विजुअल के लिए आई मूवमेंट इस तरह का होता है। ऑडिटरी जो होता है वो क्या करता है, वो भी जब भी मुझे आप कोई चीज पूछेंगे, जैसे मैं ऑडिटरी हूँ, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं अपने कान की तरफ देखती हूँ। मतलब हम लोग इस तरह से देखते हैं, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं ना, हम साइड में देखते हैं। और मुझे अगर याद करना होगा तो मैं लेफ्ट में देख करके याद करूंगी, अच्छा हाँ राइट राइट ये हुआ था। लेकिन अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं भी राइट में देख करके बताऊंगी कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया, हुआ था उस दिन, ऐसा नहीं हुआ। सेम होता है काइनेस्थेटिक के लिए। काइनेस्थेटिक इमोशंस वाले जो होते हैं ना, वो नीचे देख करके, राइट की तरफ देख करके वो अपनी चीजों को बताते हैं। तो ये हुआ हमारा आई मूवमेंट से आप समझ सकते हो। देख करके आज के बाद ऑब्जर्व करिएगा कि कोई बात करते हैं, पूछते हैं, तो उसका आई मूवमेंट किस तरह से होता है, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब जानेंगे हम लोग डिटेल में कि विजुअल डोमिनेंट जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, हर चीज को, पूरी दुनिया को ये पिक्चर्स में देखते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने कहा ना कि पता है, जैसे मैं अपनी डॉटर की बात करूं, मैं उसको आकर के अगर बताऊंगी बाबू पता मैं जा रही थी और वहां से सामने से एक डॉग आया और मैं जब तक समझती मैं गिर गई। अब मैं इतना बोलूंगी और वो इतना हंसेगी, क्योंकि वो पिक्चर में सब देख लेती है, उसको सब दिखाई दे जाता है, और फिर उसको रोकना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है उसके साथ कि वो खुद भी कोई चीज बताना शुरू करती है, मम्मी पता है आज क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो हार्डली 2 ही 3 लाइन बोल पाती है, उसके बाद वो इतना हंसती है, इतना हंसती है, क्योंकि पिक्चर्स में देख लेती है ना, फिर वो पूरा सुना ही नहीं पाती हम लोग, क्योंकि वो हर चीज पिक्चर में देखते हैं। और इनकी जो स्पीच होती है ना, ये बहुत फास्ट बोलते हैं, ये धीरे धीरे नहीं बोलते, ये बहुत फास्ट बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि मैं तो उतना बोल नहीं पाती हूँ, एक मिनट ट्राई करती हूँ, जैसे मुझे क्या बोलना है कि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आपको पता है कल का सेशन भी बहुत अच्छा होगा, आगे सारे प्रोग्राम्स हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मतलब ये मैं थोड़ा फिर भी स्लो हूँ क्योंकि मैं ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक हूँ ना, और भी फास्ट बोलते हैं। कभी कभी ये लोग इतना फास्ट बोलते हैं कि इनके 2 वर्ड्स सट जाते हैं, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इन्होंने क्या बोला, राइट। ये इतना फास्ट बोलते हैं। इनकी जो ब्रीदिंग होती है ना, हाई होती है, चेस्ट से ब्रीथ करती है, बहुत फास्ट ब्रीथ करती है, डीप ब्रीथ नहीं करते ये लोग। और इनकी जो पिच होती है ना, इनका टोन जो होता है ना, ये थोड़ा हाई बोलते हैं, हाई पिच पे बोलते हैं, इनका टोन हाई होता है। और ये ना बहुत कह सकते हैं ना कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। इनका शोल्डर हमेशा जो है ना एक्सटेंडेड नेक रहता है, हांस शोल्डर होता है, और इनका ना मस्त पूरा ये पूरा एकदम टेंशन रहता है। मतलब ये लोग कह सकते हैं आपकी बहुत स्मार्ट पर्सन होते हैं। ये बहुत आपको देखने के बाद ही, जब भी आप विजुअल डोमिनेंट पर्सन को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्मार्ट लुक उनका आता है इसकी वजह से। और ये बहुत फास्ट टॉकर्स, बहुत फास्ट बोलते हैं। इनके साथ क्या होता है, चूंकि ये पिक्चर्स में हर चीज को बताते हैं ना, कोई भी चीज जब भी आपको पढ़ा रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये पिक्चर्स बना बना के बताते हैं। तो जब हम इन्हें इंटरप्ट करते हैं या बीच में बोल देते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, ये इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए नहीं होते कि आपने टोक दिया, इरिटेट क्यों होते ये कि अब उनकी पिक्चर वो खत्म हो गई, अब उनको फिर से बनानी पड़ेगी पिक्चर जो। और यही रीजन है कि विजुअल डोमिनेंट को अगर इंटरप्ट कर दो और फिर बोलो बताओ, तो बोलो मैं भूल गया। और हमें क्या लगता है, अरे यार मैंने ऐसा क्या एक लाइन ऐसा बोल दिया कि आप अब आगे बता ही नहीं रहे। जब मैं ये साइंस नहीं जानती तो चूंकि सर विजुअल है,
मैं ऑडिटरी हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें होती थी हम लोगों के साथ। सर मुझसे कहते थे चलिए बैठ के गाने देखते हैं, मैं कहती थी कि गाने सुनते हैं। तो बहुत मतलब ये लगता था कि मैं गाना सुनना चाहती थी, वो गाना देखना चाहते थे। कोई भी चीज अगर वो मैसेज मुझे को बता भी रहे हैं कि आपको पता है ये मैसेज है, या कोई बात अगर उन्होंने मुझसे शेयर की तो चाहते थे कि वो मुझे दिखाएं कि ये देखिए ना एक बार। मैं कहती थी बता दिया ना, हो गया, मैंने सुन लिया। तो फिर समझ में जब मैंने साइंस को पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा मैं उनके इनर वर्ल्ड को रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी आज तक। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनका मैं सोचती थी कि प्यार मैं बहुत करती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। फिर मुझे बात समझ में कि नहीं, जब इनर वर्ल्ड की हम रिस्पेक्ट नहीं करते तो मन को पता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही मेरी, उनको ये पता होता है मन को। मैंने आज तक कभी भी सर से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की होगी, आज तक कभी नहीं, नेवर। लेकिन उनके मन के अंदर का जो वर्ल्ड है ना, जो उनका अपना अपनी दुनिया है, उस दुनिया से सहमत नहीं होती थी, उससे रेपो नहीं बना पाती। आज की डेट में क्या होता है, सर अगर कोई चीज बोलते हैं कि आपको पता है ऐसा हुआ, मैंने कहा दिखाइए। जब मैंने ये पहली बार किया ना तो वो इतने ज्यादा उनका मतलब मैं चेहरा आज भी याद कर सकती हूँ, इतने खुश हुए क्योंकि मैंने उनके इनर वर्ल्ड को रिस्पेक्ट किया, मैंने देखने की बात की। जब उन्होंने इस साइंस को सीखा तो अभी हमारा क्या होता है, कभी कुछ चीजें मिलके देख लेते हैं, कभी हम लोग बैठ के सुन लेते हैं। तो जब आप ये चीज समझ जाओगे कि आपका जो भी पर्सन है, आपके जो भी बच्चे हैं या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स, कलीग, फ्रेंड्स हैं, उसका डोमिनेंट क्या है, तो आप उसके इनर वर्ल्ड को जब रिस्पेक्ट करने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रैपो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बन जाएगा, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है। इसको समझने की कोशिश करिए, राइट। और ये लोग क्या करते हैं, जो लोग विजुअल डोमिनेंट होते हैं, बहुत फ्रीली हैंड मूव करते हैं, वो हर चीज हाथ से ऐसे बताएंगे। सर का तो इतना अच्छा है, सर फोन पे अगर किसी से बात करेंगे, कोई अगर पूछेगा कि रास्ता बताओ तो बताते सीधे जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर वहां से सीधे जाना, फिर जाना। मैं हंसती हूँ कि देखो सामने वाले फोन वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट सर पूरा हाथ से पूरा रास्ता उसको दिखाते हैं फोन। अब मुझे बहुत एंजॉय करती हूँ जब ये चीजें जाना, ये साइंस को सीखा तो, राइट। प्लस ये लोगों का आप एक और बहुत खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर ये बात भी करेंगे ना तो ये बहुत सारा स्टेज ऑक्यूपाई करते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को वो पूरा स्टेज कवर करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये लोग विजुअल डोमिनेंट हो। ये बात भी करेंगे ना तो ये पूरा घूम घूम के बात करेंगे, राइट। और इनके साथ क्या होता है कभी कभी, जिसकी वजह से मेरी बेटी को मैं भी गुस्सा करती थी, डांट देती थी, और स्कूल में भी उसको डांट पड़ती थी। ये क्या करते हैं ना, कभी कभी जब आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछो, ये बात पूछो, तो ये आपकी आंखों में नहीं देखेंगे, ये ऊपर देखेंगे। तब आपको लगेगा मेरी आंखों में देख के बताओ तुमने ऐसा किया है। वो आंसर देखने के लिए, क्योंकि जब मेरी आंख में देखेगी तो उसकी पिक्चर इंटरप्ट हो जाएगी, तो वो ऊपर देखती थी और मुझे लग रहा मैं पूछ रही हूँ और दे देखो छत देख रही है। अब मैं समझती हूँ कि मैंने उसको अननेसेसरी बहुत डांटा है इन चीजों को लेकर के, नहीं समझने की वजह से कि क्या कर रही हो बेटा, ऊपर क्यों देख रही हो। उसके बाद तो कुछ भी नहीं आंसर दे पाती थी, कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं पूरा इंटरप्ट कर देती थी ना। तो ये है विजुअल डोमिनेंट, जो भी पर्सन होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कॉमन लेकर के आई हूँ कि ये सारी चीजों को ध्यान दीजिए। और इनके साथ क्या होता है, बच्चों के साथ भी यही होता है कि अगर आप अपने बच्चे को भी समझने की कोशिश करिए कि अगर वो विजुअल डोमिनेंट है तो उसको हर चीज ना विजुअल फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करिए, सिखाने की कोशिश करिए हर चीज। विजुअल डोमिनेंट अगर बच्चा है ना, आप उसको कितना भी बोलिए, सुनाइए कि तुम बुक बंद करो सुनो, उसको कुछ भी याद नहीं हो, आप उसको पिक्चर फॉर्म में सारी चीजें समझा दीजिए। जैसे मेरी डॉटर को ना आप सिर्फ ड्रॉ करके दिखा दीजिए, उसको कुछ भी लिख के मत दीजिए, खाली ड्रॉ कर दीजिए कि बेटा ये ब्रेन है, यहाँ हाइपोथैलेमस है, यहाँ पिट्यूटरी है, फिर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होता है। सिर्फ आप उसको बॉक्स बना के ड्रॉ करके दीजिए, वो पूरी कहानी लिख के देगी आप सुन। बस ये है पावर। हम समझते नहीं है ना, विजुअल को हम ऑडिटरी सिखा रहे हैं, ऑडिटरी से हम विजुअल की चीजों से रिलेटेड उसको चीजें दे रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। मेरी डॉटर को क्लास में भी टीचर्स इसलिए बोलते थे कि उसका ध्यान कहीं और रहता है। अब जब ये साइंस जाना तो अब वो स्कूल छूट चुका है, बच्चे वो तो नर्सरी और 1 की बात मैं आपको बता रही हूँ। मन करता है बताने का कि मैम आप लोगों को सबसे ज्यादा ये साइंस और पेरेंट्स को सीखने की जरूरत है, टीचर्स और पेरेंट्स को, कि बच्चा क्या डोमिनेंट है, राइट। तो ये होता है विजुअल डोमिनेंट, जितने भी पर्सन है उनके ये खूबसूरत से कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम लोग ऑडिटरी डोमिनेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ये जो कि मेरा ही है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता इसमें क्या होता है ना, हम लोगों की जो स्पीच होती है ना थोड़ा मॉड्यूलेटेड होती है और हमारा टेम्पो बहुत बैलेंस्ड होता है। हमारे हर शब्द को आप बहुत क्लियरली समझ पाते हैं, हमारे शब्द जंप नहीं करते एक दूसरे, राइट। हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो डीप होती है। और आप देखिएगा, आप मेरे आज के बाद जितने भी वीडियोस है ना, आप लोग मेरे आज के बाद पुराने वीडियोस देखिएगा, मेरा सर थोड़ा टिल्टेड रहता है। ऑडिटरी हो जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा टिल्ट करके बात करते हैं, चेहरा या तो लेफ्ट हो, यूजुअली हम लोग लेफ्ट टिल्ट करते हैं, या राइट टिल्ट हो, बट यूजुअली लेफ्ट करते हैं, राइट।
तो आज के बाद आप मेरे वीडियोस को देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं ऑडिटरी डोमिनेंट, मेरा बिल्कुल ऐसे रहता है सिर, मैं कभी ऐसे सिर करके बात नहीं कर पाती। पहले मुझे ऐसा लगता मैं ऐसे झुकी क्यों रहती हूँ, जब मैंने साइंस जाना तो मैंने कहा अच्छा मैं ऑडिटरी डोमिनेंट हूँ इसलिए मेरा सिर ऐसे रहता है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि आई मूवमेंट्स के बारे में मैंने बताया कि हम लोग साइड देखते हैं। अगर मुझे याद करना है तो मैं लेफ्ट की तरफ देख के बताऊंगी, और अगर मुझे भी कोई कहानी बनानी कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं राइट मतलब ऐसे देख के इस तरह से देखूंगी कि अच्छा हाँ ये होगा, मैं ऊपर नहीं देखूंगी ना नीचे देख। उसके बाद क्या होता है कि जब भी मुझे कोई अपने आप से बात करना है, सेल्फ टॉक मुझे अगर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी आंख जो है वो नीचे चली जाती है लेफ्ट साइड। ये हम लोग कहते हैं ऑडिटरी जो सेल्फ टॉक करता है ना। अगर आपको मान लीजिए कि कोई अगर ऐसे बैठा है और नीचे देख रहा है ऐसे लेफ्ट साइड में, तो आप समझ लीजिए कि ऑडिटरी डोमिनेंट है और ये अपने से कोई सेल्फ टॉक पर्सन। और हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ना, हम नॉइज से बहुत डिस्ट्रैक्ट। मैं आज आपको यहाँ भी अपना बताती हूँ, मेरी मदर इन लॉ विजुअल डोमिनेंट है, तो और मैं ऑडिटरी हूँ। तो क्या होता था, जैसे नर्स अंदर है कमरे में, चैम्बर में, मेरे रिसेप्शन पे जो बच्ची है वो आती थी और कुछ पूछती थी कि ये पेशेंट का ये है, ऐसा है वैसा है, तो माँ को कभी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे ना, मैं मेरा काम छोड़ देती थी, मैं पेन रख देती थी और मैं कहती थी कि प्लीज, बहुत ज्यादा मुझे डिस्टर्बेंस होता था और मैं कहती थी प्लीज आप दोनों बाहर जाके बात कर लो। तो माँ कहती थी इतना धीरे बात करते तुम्हें क्या दिक्कत होती है। मैं कहा पता नहीं माँ, क्या कितना भी वो विस्पर करे ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। जब मैंने साइंस पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा मैं ऑडिटरी डोमिनेंट हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह के नॉइज, चाहे वो विस्पर ही क्यों ना करे, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ और मुझे इरिटेशन होता था। तो आज के बाद अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कह रहा है, जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप दोनों लोग बातें कर रहे हैं और फिर से, या आप मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ और वहीं बैठ करके कहते तुम अपना काम करो ना सखी, हम आपस में बातें कर रहे हैं, आपको पता मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब मैं कहूंगी कि प्लीज बातें मत करो, अच्छा विस्पर करके हम लोग धीरे धीरे बात कर लेते हैं, अगर कोई मना करता है तो मत करना उसके बाद, क्योंकि आप समझ जाना ये ऑडिटरी डोमिनेंट है, ये नॉइज से डिस्ट्रैक्ट हो रही है। तो अगर आप फिर भी करेंगे ना, तो आप उसके लिए कभी उसके इनर वर्ल्ड को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप उसके लिए कभी कह सकते हैं ना खूबसूरत चार्मिंग पर्सन नहीं हो सकते उसकी लाइफ। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और हम लोगों के साथ क्या होता है ना, आप हमें कोई भी चीज, मैं पढ़ती हूँ ना, मैं मेडिकल कॉलेज में यही करती थी, मैं पढ़ लेती थी, मैं ज्यादातर कंबाइंड स्टडी प्रेफर करती थी। मैं पढ़ तो लेती थी, उसके बाद मैं कहती थी अपनी फ्रेंड को एक बार मुझे सुना दो, जब वो मुझे सुना देती थी मुझे सब याद हो जाता, राइट। तो ये हम लोगों की खूबसूरती होती है कि हम सुन के सब कुछ याद कर सकते। तो इसलिए मैं ग्रास्प जल्दी कर पाती हूँ सुन करके, पढ़ती कम हूँ सुनती ज्यादा हूँ, इसलिए प्रेजेंट अच्छा कर पाती हूँ चीजों को, राइट। और जो ऑडिटरी डोमिनेंट होते हैं ना, उन्हें बात करना अच्छा लगता है यूजुअली। जैसे आप उनसे कहिए ना कि टेक्स्ट मैसेज करो, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट हूँ, मैं कहती हूँ मुझे टेक्स्ट करके दे दो, क्योंकि आई थिंक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होने की वजह से मेरा है कि मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ लोगों से। बट ऑडिटरी को पसंद आता है, ऑडिटरी डोमिनेंट जो पर्सन होते हैं उनको बातें करना पसंद है। ये हम लोग ना कोई भी फोन नंबर और डेटा बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, ये मेरा है, मुझे फोन नंबर बहुत लोगों के याद है। और दूसरी चीज की जब भी हम ऑडिटरी डोमिनेंट जो होते हैं ना, हमारा चूंकि ये डोमिनेंट होता है ना, इसलिए हम किसी से भी बात करते हैं ना तो पास होके बात करेंगे। आप लोग मुझे ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बार सेशन में भी बोलते बोलते पास आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब आप लोग बहुत हद तक ना मेरे वीडियो को देख के, आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आप वीडियो को देख के जज कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ श्वेता ऑडिटरी है, क्योंकि मैं सुनते सुनते देखिए ऐसे हो जाती हूँ, क्योंकि हम क्लोज आते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं उसको सुनने के लिए, राइट। और यही चीज है कि हम किसी भी चीज को, आप मुझे लिख के दो, कहो कि आपको मेल कर दिया है, तो मैं कहूंगी अच्छा मेल कर दिया, एक बार बता दो ना क्या किया है, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब हमें सुनना पसंद होता है, राइट। तो ये होता है ऑडिटरी डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम लोग आते हैं काइनेस्थेटिक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत खूबसूरत होते हैं, ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये फीलिंग्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये फीलिंग्स की ही रिएक्ट करते हैं। इनकी वॉइस ना हम लोगों से भी ज्यादा डीप, हस्की, और ये बहुत लंबे लंबे पॉज लेके बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक पर्सन का नाम लूंगी, आप एग्री करेंगे, वो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट थे। पता है कौन? हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके भाषण को हम लोग घंटों सुन पाते थे, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट थे। जब वो बोलते थे ना, तो वो इतना अच्छा पॉज लेते थे, फीलिंग्स के साथ बोलते थे, और सब कॉन्शियस को फीलिंग्स समझ में आती, इसलिए हम उन्हें सुनना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई इंडिया में होगा जो उनको नहीं पसंद करता रहा है, ये उनकी क्वालिटी थी, राइट। ये क्या करते हैं, ये हर चीज को ना पहले फील करते हैं फिर बोलते हैं। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं ना, फिर ये अंदर अपनी फीलिंग क्रिएट करते हैं, फिर उसको वो वर्ड्स का फॉर्म देते हैं, सेंटेंस का फॉर्म देते हैं, राइट। और इनका जो होता है, ये कोई भी चीज अगर इनको सोचना है या बोलना है, तो ये कहते हैं हम लोग कि ये राइट में डाउन देखते हैं, ये नीचे देख करके, डाउन में देख के अपनी चीजों को रिमेम्बर करते, याद करते हैं, सोचते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इनको कोई भी चीज अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, जैसे आप बोलोगे ना कि आपको पता है ये मोबाइल बहुत सुंदर है, आप उनके हाथ में अगर दोगे ना तो ही वो उसको मानेंगे कि अच्छा मोबाइल, मतलब उनको टच चाहिए होता है किसी भी चीज को कंफर्म करने के लिए कि अच्छी है कि नहीं। इनके लिए इनके इमोशंस, इनका गट इंस्टिंक्ट बहुत मैटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं अपने इमोशंस को और अपने गट इंस्टिंक्ट को। इनके लिए फिजिकल टच रिवॉर्ड की तरफ। आप काइनेस्थेटिक लोग ना अगर परेशान है ना, आप उनको कुछ भी मत समझाइए, सिर्फ जाकर के आप उनका हाथ पकड़ लीजिए। मान लीजिए वो आपका बेटा है, आप उसको बोलिए बेटा सब अच्छा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं कहती हूँ आप नहीं भी बोलते, सिर्फ जाके आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, वो हील हो जाएगा। ये बहुत खूबसूरत लोग होते हैं ये लोग, इनको सिर्फ टच से हील किया जा सकता, सिर्फ टच से, राइट। और इनको ना अगर ये कुछ अच्छा करते हैं ना तो आप सबको सिर्फ इनको हक कर लीजिए, उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। आप इनको कितने भी गिफ्ट्स देंगे ना, आप इनको डायमंड ला करके दो, प्लैटिनम ला करके दो, तो ये खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जब इन्होंने कुछ अच्छा किया और आपने सिर्फ जा करके उनको हक कर लिया, वो उनको वो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देता है जो आपके डायमंड और कोहिनूर नहीं दे पाए उनको। और ये एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं चीजों को। ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, मतलब कितना भी फैशन कुछ भी हो, बट ये जिसमें कंफर्टेबल होंगे ना, अगर इनको लगता है कि नहीं मैं लोअर में और टी शर्ट में कंफर्टेबल हूँ, तो वो उसी में कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। अब क्या होता, मैं विजुअल डोमिनेंट हूँ, मेरे अगर हस्बैंड काइनेस्थेटिक है, तो मैं टिप टॉप रहूंगी, अच्छे से एकदम वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम, और चाहूंगी कि अब ये क्या है, आप मेरे साथ मार्केट चल रहे हैं, आप उसी लोअर में उसी टी शर्ट में चल रहे हैं, तो अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। लोग क्या सोचेंगे कि डॉक्टर हैं, आप भी तो डॉक्टर हैं, क्या सोचेंगे लोग कि डॉक्टर साहब लोअर में और टी शर्ट में निकल रहे हैं। अलग अलग दुनिया के हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि अपने जो हमारा जो मन दर्जी का काम करता है ना, अपने हिसाब से जो कपड़े सिल लेता है, वो नहीं सिलना है। आज जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है, उनके इनर वर्ल्ड को एक्सेप्ट। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, इसी में आधी जिंदगी 50 साल निकल गई हम सब लोग। अब नहीं खराब करना, अब जितना है अच्छा करके जाना है। इस सोल को कुछ तो पीस दे करके जाना है, कुछ तो प्यार दे के जाना है इस सोल, राइट। उसके बाद आता है कि ये जो है हाँ, ये जिससे बात करते हैं ये भी बहुत क्लोज आकर के बात करना पसंद करते हैं लोगों से, राइट। तो ये हो गया। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी। पहले एक चीज बता दो कि जो विजुअल डोमिनेंट है वो किस शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे शो करने की बात करेंगे कि आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ, इलिस्ट्रेट, व्यू, गेट एन आईफुल, सी, पर्सपेक्टिव, ब्लाइंड, फोकस ऑन, सी थ्रू। आप देखिएगा सर बहुत बार फोकस की बात करते हैं, राइट। हमेशा बोलते हैं कि एक बार आप लोग ध्यान से जैसे मैं बोलती हूँ ध्यान से सुनिएगा, सर बोलते हैं ध्यान से देखिएगा, अपने आसपास आप देखिएगा। अब आप मेरे और सर में ही डिफरेंस करिएगा जब आप लोग हम लोगों का कंबाइंड सेशन देखिएगा, राइट। तो ये सारे वर्ड विजुअल डोमिनेंट वाले बोलते हैं। इन द लाइट ऑफ, सी द ऑप्शंस, लुक एट, पॉइंट आउट, इमेजिन, लुक आफ्टर, ये सारी चीजें ये पूरे चूंकि उसमें है, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगी आप लोगों को तो मिल जाएगा, इसमें डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये इनके कॉमन फेवरेट वर्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली। उसी तरह से जो ऑडिटरी वाले होते हैं वो बात करेंगे क्या, लिसन, कमेंट, राइट, इस तरह की चीजें, ओपिनियन, कॉल अप, साउंड ऑफ, कॉल अटेंशन टू, लाउड, रिंग अ बेल, लास्ट वर्ड, इस तरह के, हियर द ऑप्शंस, इस तरह की चीजों को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इन वर्ड्स को। काइनेस्थेटिक वाले क्या बात करते हैं, वे द ऑप्शंस, फील आउट, स्टे इन टच, इस तरह का, गेट अ फील ऑफ, टच अपॉन, पास ओवर, पुट अ फिंगर ऑन, मतलब वो इस तरह से अपने वर्ड्स को, इन वर्ड्स को वो ज्यादा यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आता है, अब मैं इसको आपको बताती हूँ क्योंकि एक बच्ची आई थी हम लोगों के पास, वो आई थी लखनऊ से सिर्फ ये साइंस सीखने के लिए, और उसका ये था कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। मैं अपने बिजनेस को उनका बिजनेस जो था वो ऑर्नामेंट्स का था, मतलब गोल्ड की जो शॉप होती है, ऑर्नामेंट की जो शॉप होती है, सोने की दुकान थी उनकी। उनका कहना था कि अगर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे किस तरह से इस चीज को सीखना है। तो हम लोगों ने जो उनको सिखाया था, और वो आज कहना है कि आज वो काफी रश होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको भी यही आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका कस्टमर आ रहा है वो विजुअल डोमिनेंट है, ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक है। ये चीज आप सबसे पहले उसको समझो, उसके बॉडी लैंग्वेज से वो किस तरह से बातें कर रहा है, कौन से वर्ड्स यूज कर। उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे आपने एक मैं सबसे पहले काइनेस्थेटिक से शुरू कर, काइनेस्थेटिक वाले आए हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछेंगे कि मुझे एक अपनी बेटी के लिए सेट लेना है, राइट। तो आप बोलोगे सर ये सेट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ये सेट है सर, ये बहुत सुंदर है, ये 2 लाख का पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें प्योर डायमंड है, इसमें इतना गोल्ड है, इसमें इतना गोल्ड है। वो आपको चुपचाप सुनेंगे और आगे मूव ऑन कर जाए। आपको पता है क्या करना है, क्योंकि वो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट है, तो आपको उनके फीलिंग्स को एनहांस करना है। आपको क्या करना है कि सर एक बार आप इसको पहले हाथ में लीजिए, एक बार टच करिए इसको, और आंटी
आंटी जी आप इसको गले पे लगा के देखिए, जब आपकी बेटी पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। आप उस एहसास को अभी फील कर सकती हैं। और आप अगर कोई अगर कह सकते हैं जो सेल्स लेडी है, तो वो अगर उस लेडी के गले पे वो हार पहना देती है और आईना दिखाते हैं तो कहते हैं कि आंटी जी जब आपकी बिटिया ये पहनेगी तो इतनी सुंदर लगेगी, मैं अभी उस चीज को फील कर पा रही हूँ, आप भी फील कर पा रहे हैं। वो गहना खरीद के लेके जाएंगे, क्योंकि आपने उनके वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपने उनको उस चीज को टच करने दिया, फील करा दिया कि जब आपकी बिटिया ये पहनेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। और मैं अभी समझ पा रही हूँ कि आप उस समय कितना खुश होंगे अपनी बेटी को देख करके। आपको पता है मार्केटिंग में, सेल्स में ये सारी चीजें यूज होती है, सारा साइंस सिखाया जाता है इन लोग बड़े बड़े सेक्टर्स। इस तरह से आपको जज पहचानना है ऑब्जर्व करके कि ये कौन डोमिनेंट है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग बात करें, राइट। उसके बाद दूसरा उसका था कि अगर ऑडिटरी है तो क्या करना है। तो ऑडिटरी को हम लोग यही कहते हैं कि आप उनको ना टच की बात करिए बहुत ज्यादा। आप उनको जो आपसे पूछ रहे हैं उनको चूंकि सुनने में इंटरेस्ट होता है, उनको बहुत ज्यादा एक वो लुक लेंगे गहने का। मैं अपना ही बता रही हूँ, अगर कोई गहना लेने जाती हूँ तो मैं एक लुक देखती हूँ, अच्छा ठीक है कितने का है। अब उस समय अगर आप हमसे कहेंगे एक बार टच करके देखिए, एक बार पहन के देखिए, थोड़ा अच्छा फील करिएगा, तो मुझे इरिटेशन होने लगता है। अरे यार मुझे पसंद आ गया, घर जाके पहनूंगी ना, तो मुझे यहाँ क्यों पहना रहे हो। दाम बताओ कितना लगना लेना है, किस तरह से लोगे, कैश लोगे कि कार्ड पेमेंट करोगे। तो इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ सुनना है उसके बारे में, मुझे जो लेना था मैं एक झलक में हम लोग पसंद करते हैं, राइट। ये हो गया ऑडिटरी का। अब आता है विजुअल। तो विजुअल जब आपसे कहता है कि वो हार दिखाओ निकाल के वहां से, मुझे देखना है। सर वो इतने का है, इतना पड़ेगा, उसमें आपको टैक्स लेकर के आपको इतना पड़ेगा। और आप उसको सिर्फ सुना रहे हो, कुछ उसको उनको उठा के हाथ में दे नहीं रहे हो, ना दिखा रहे हो, ना उनके सामने ला के रखे, वो आपके सामने से चले जाए। इसलिए क्योंकि उनका जो इनर वर्ल्ड है, जो विजुअल डोमिनेंट है, जो वो देखना चाह रहे थे अपने पास ला करके, आपने उनको ला के दिया ही नहीं। आपको क्या लगा, यार कितनी चीजें उतार के लाएंगे वहां से, तो वो देख ही रहे। ऐसा नहीं होता। इसको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को, कि जैसे कार देखिएगा ना, जब भी आप शोरूम में कार लेने जाते हैं ना, वो लोग ट्रेंड होते हैं और वो समझ जाते हैं ये क्या डोमिनेंट है। वहां सारे स्टाफ ट्रेंड होते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो समझ जाएगा विजुअल डोमिनेंट है। सर आप आइए प्लीज, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, आप ये गाड़ी देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा ये गाड़ी देख। सर आप देख रहे हैं ना ये कितना खूबसूरत है, इसका कलर देखिए सर कितना सुंदर है। सर इसके स्टेयरिंग को एक बार देखिए, ये कितना सुंदर बनाया है लोग कंपनी ने इस चीज को, राइट। अब क्या है, ऑडिटरी है ना, तो क्या करेंगे ना, इंजन ऑन कर देंगे। देखिए इसके इंजन में बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है सर, देख रहे हैं सर, एकदम आवाज नहीं है। आप एसी भी चला के देखिए सर, एकदम ही आवाज नहीं आपको लगे, आपको एकदम, क्योंकि उनको पता है ऑडिटरी नॉइज से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सर देखिए आप गाना सुनना चाहेंगे तो कितने अच्छे से आप गाना सुनेंगे और आपको कोई भी नॉइज आपको बैकग्राउंड से नहीं मिलेगा। इंजन में भी नॉइज नहीं है सर। और अगर वो कैनेस्थेटिक समझ जाएगा ये कैनेस्थेटिक है, तो कहेगा कि सर प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप लीजिए चाहे नहीं लीजिए इस कार को, बट मेरी एक इच्छा है कि प्लीज आप एक बार सीट पे बैठ जाइए, एक बार आप इसको फील करिए कि कितना खूबसूरत है ये, कितना रिलैक्सिंग और कितना कंफर्ट सीट है, ये कंफर्टेबल सीट है हमारे लिए। आप उस पर बैठेंगे, बोलेगा सर एक मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, एक राइड थोड़ा सा ले लीजिए गाड़ी प्लीज। वो राइड ले लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, वो खरीदे चाहे नहीं खरीदे, बट 90% लोग ले लेते अगर इस तरह से सेल पर्सन सेल करती हैं चीजों, राइट। और अगर नहीं भी लेते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट होते हैं या जो विजुअल होते हैं, उनको ना कार से रिलेटेड जितने भी क्या कहते हैं पेपर्स होते हैं, वो सारी चीजें फ्री में पकड़ा देते हैं, क्योंकि माइंड प्रोग्राम करता है उनको, फिर वो कुछ दिन बाद आके फिर लेके उन्हीं से लेके जाते हैं। तो ये है पावर इस प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम को। अगर हम जान जाते हैं तो हम अपने हर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। हम लोग चूंकि यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, बट मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप इसको कहीं भी यूज कर लेना। रिलेशनशिप में तो करना ही है हमें, क्योंकि जो डोमिनेंट है जिसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग हमें अब उनके साथ तालमेल बिठानी है, राइट। मिरर मैच करना है, पेस करना है, फिर उनको लीड करना है। डायरेक्ट लीड मत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब आपको सिस्टम पता चल चुका है। तो अगर मेरा बेटा, जैसे मेरी बेटी विजुअल है, तो पहले मैं उससे तालमेल बिठाती हूँ, उसके टोन ऑफ वॉइस तक आती हूँ, उसकी स्पीड को मैच करने की कोशिश करती हूँ, उसकी फिजियोलॉजी को कॉपी करती हूँ, फिर पेस करती हूँ, फिर सारी चीजें ऐसे करती हूँ। लगता है कि अच्छा हाँ, अब मैं अगर ऐसे बैठ रही हूँ तो वो भी ऐसे बैठ गई, तो मैं कहती हूँ बेटा जो उस दिन आप वो कर रहे थे वो आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा हाँ माँ, आई एम सॉरी माँ, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक। तो कहने का यही मतलब है कि इसको हर जगह इस्तेमाल करना शुरू करें, राइट। ये होता है। अब हम लोग जानेंगे कि थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे आज के सेशन का और लास्ट है, दैट इज लव लैंग्वेज। हमें अपने हर आस पास के लोगों का जानना चाहिए, खास करके हमारे अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेशन, जितने भी लोग हैं, सबका अपना लव लैंग्वेज अलग हो, राइट। और लव लैंग्वेज क्या क्या होता है, टच होता है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, क्वालिटी टाइम, एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी। टच,
टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए लव लैंग्वेज टच हो। कहने का मतलब है कि टच का मैं आज आप लोगों को एक पावर बताती हूँ। एक बार 13th सेंचुरी में जर्मन का एक एम्परर था। उनका नाम था फ्रेडरिक सेकेंड। उसने क्या किया, उसको आज तक कहा जाता है कि सबसे क्रूएल एक्सपेरिमेंट अगर वर्ल्ड में हुआ तो वही हुआ। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो न्यू बॉर्न बेबीज हुए, जो मदर ने अभी जस्ट बच्चों को जन्म दिया था, उन सभी बच्चों को उसने मदर से हटा करके एक जगह एक नर्सिंग उसमें डाल दिया और वहां पे नर्सेस को एम्प्लॉय किया और कहा कि तुम्हें इन बच्चों से बात नहीं करनी है किसी भी नर्स, और न ही इन्हें टच करना है, ना पैट करना, ना पैम्पर करना, कुछ भी नहीं करना है। उसका सिर्फ तुम्हें जो भी फीड कराना बॉटल से फीड कराओगे, बट बॉटल तो टच करेगा, बट तुम्हें तुम्हारा कहते हैं तुम्हारे हाथ उस उन बच्चों को टच नहीं करना चाहिए। एक शब्द नहीं बोलोगे तुम लोग उन बच्चों के सामने, राइट। और उसने बहुत सारे बच्चों को उठाया और उन्होंने, और उसका जो पर्पस था ये जानना था कि ये इनकी जो अगर इनको लैंग्वेज नहीं बोली गई, इनको टच नहीं किया गया, तो ये क्या लैंग्वेज बोलते हैं। इनका जो कैसे है, जन्म से जो लैंग्वेज क्या ये सीख के आते हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, इस उसको ये जानना था बस, ये कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे। क्या ये चूंकि जर्मनी में पैदा हुए हैं तो क्या ये जर्मन बोलेंगे कि क्या बोले। इसलिए उसने उतने सारे बच्चों को उठाया और आज आप लोगों को बताती हूँ कि वो बच्चे लैंग्वेज बोलने के लिए बचे ही नहीं। कुछ ही दिन में सभी बच्चों के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में बच्चे चले गए और सारे बच्चों की डेथ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे हीलिंग के लिए, हमारे सारे सेल्स के लिए हमारा जो टच है, हमारा हग है, जो हम बच्चों को हग करते हैं, टच करते हैं, हम जो उनसे बातें करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन जीने के लिए ही नहीं, जिंदा रहने के लिए। आप सोच के देखिए, वो बच्चे कोई 7 डेज में, कोई 4 डेज में, कोई 5 डेज में, मतलब विद इन 10 डेज सारे बच्चे मर। इस आज तक कहा जाता है कि सबसे क्रूएल एक्सपेरिमेंट हुआ था वर्ल्ड, फ्रेडरिक सेकंड ने किया था 13th सेंचुरी में जर्मनी में। और आज आपसे मैं पूछती हूँ कि हमने अपने बच्चों को कब लास्ट हक किया था, कब गले लगाए? बहुत टाइम हो। हमने अपनों को कब गले लगाए? अपनी मम्मा को कब जाके हम गले लगाए? कब उन्हें हक किया है? कब अपने हस्बैंड को हमने हक, कब हमने अपनी बेटी को नहीं किया? बहुत बिजी है हम लोग, बहुत बिजी है, मोबाइल में, काम में बहुत ज्यादा बिजी। इतना टाइम ही कहाँ मिलता कि हम किसी को टच करें, हक करें, किसी को समझने की कोशिश करें। तो आप सोच लीजिए, जिंदा रहने के लिए जो दो चीज है ना, हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना उसको उतना सुन रहे हैं। सिर्फ जो कहे ना कि उसको एक प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें एक अच्छा प्रोडक्ट बनना है जिसमें वो सारे फीचर्स होंगे, जिससे दुनिया के वाह क्या प्रोडक्ट, क्या बच्चा। वो सिर्फ जिंदा रहेगा, सिर्फ जीवन जिएगा, जिंदा नहीं रहेगा। ना जान लीजिए, ये है पावर ऑफ टच। तो बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग मैक्सिमम लोगों का टच लव लैंग्वेज होता ही है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि लगता है कि हमारे अपने भी अगर गले लगाए तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो 90% लोगों का हम कह सकते हैं कि टच लव लैंग्वेज होता है। लेकिन जिनका ये डोमिनेंट होता है, जिनको ये चीज बहुत पसंद होती है, जैसे मेरे यहाँ हम चारों लोगों का टच जो है डोमिनेंट सिस्टम कहते हैं हम लोगों को। टच हमारा लव लैंग्वेज, हम चारों, हम लोगों को कुछ भी अच्छा होता है ना तो हम एक दूसरे को पहले गले लगते हैं, राइट। उसके बाद कुछ लोगों का होगा वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, मतलब कि उनको अपने लिए अच्छा सुनना। आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप उनके लिए अच्छे शब्दों को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, उनको बहुत खुशी मिलती है। वो उनका लव लैंग्वेज, राइट। तीसरा आता है, कुछ लोगों को गिफ्ट से बहुत खुशी मिलती है, तो उनको अगर आप गिफ्ट देते हो तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनका लव लैंग्वेज गिफ्ट। डजंट मैटर कि आप कोहिनूर दे रहे हो कि डायमंड दे रहे हो, एक गुलाब भी दिया ना तो भी वो खुश होते हैं, क्योंकि उनका लव लैंग्वेज जो है ना गिफ्ट, राइट। उसके बाद और गिफ्ट वालों में ना, जो जिनका गिफ्ट का लव लैंग्वेज होता है, मैं कहती हूँ सबसे आसान होते हैं ये लोग। तो इनको खुश करना बहुत आसान होता है, कुछ भी सरप्राइज करके दे दो ना, ये बहुत खुश हो जाते हैं ये लोग, राइट। उसके बाद फोर्थ आता है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम जो है, जिन लोगों को का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होता है, ये भी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि इनको क्या लगता है ना कि मेरे अपने बस मेरे साथ समय बिता ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मंगेश सर का अगर हम लोग बात करते हैं हमेशा, तो उनका क्वालिटी टाइम ही हमें लगता है सबसे ज्यादा लव लैंग्वेज है। क्योंकि अगर मैं किचन में हूँ, बच्चे किचन में हैं या बच्चे जहाँ है, वो वहीं जाके बैठ जाएंगे सबके पास। मतलब उनको है कि मेरे पास तुम लोग सब बैठे रहो, अगर कोई काम नहीं है तो सब एक जगह बैठे रहो, कहीं इधर उधर मत जाओ, पढ़ना भी है तो यही बैठ के सब पढ़ो, मतलब एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे सब चढ़े रहो, पूरे टाइम बैठे रहो। तो मुझे लगता है सर का क्वालिटी टाइम वाला है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट है सर का। अगर देखेंगे कि सब अपने अपने में बिजी भी है, कोई काम कर रहे हैं, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, मैं किचन में हूँ, तो वहां करके बैठ जाएंगे, कुछ करे चाहे नहीं करे बट बैठे हैं चुपचाप। तो कहने का मतलब कि हमें समझने की जरूरत है। और हम क्या कहते हैं कि अरे यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आप अपना काम करिए, टाइम होता तो मैं आके आपसे पास बैठ, पहले यही करती थी गलती।
उनका क्वालिटी टाइम प्रोमिनेंट था। मुझे क्या लगता था सब काम निपटा के आती हूँ, जब तक मैं सारा काम निपटा के आती हूँ तो सोचो, तो ये चीजें लैक करते थे अपनी लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ ना, मैंने इस साइंस को पहले अपने में जिया है, अपने आसपास जिया है। तो अब क्या करती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि मेरा घर का एक कॉर्नर डस्टिंग नहीं भी होगा मुझे चलेगा, बट जो हमारे अपने हैं ना, उनका जो लव लैंग्वेज है ना, उसको फुलफिल करना मेरी प्रायोरिटी है। मेरा घर क्लीन रहे, क्लीनेस्ट हाउस न रहे मुझे चलेगा, लेकिन मेरे जो अपने हैं ना वो खुश रहे, वो मेरे लिए मैटर। तो ये चीजों को हमें जब हम समझ जाते हैं कि हमारे अपनों का लव लैंग्वेज क्या है, तो हम उसको वही चीज देते हैं ना, तो उसके मन को क्या मैसेज आता है ना कि माँ मुझे बहुत प्यार करती, माँ मुझे समझती है, अंडरस्टैंड करती है। और लास्ट जो आता है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मेरे बेटे का है। जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ ना, तो बिना बोले आके मेरी मदद करे। एक्ट ऑफ सर्विसेज यही होता है कि उनका क्या होता है ना, जैसे मेरा भी है, जैसे मैं देखूंगी मेरा बच्चा अगर अपने कमरे की, जैसे इस स्टूडियो का पूरा डस्टिंग और सारा काम उसका रहता है, हम लोगों ने बांट के रखा है, इस कमरे की जिम्मेदारी आपकी, इसकी जिम्मेदारी आपकी, तो इसकी सारी डस्टिंग वस्टिंग करेगा। लेकिन मेरा भी क्या है ना, जब भी मैं अगर एंटर कर गई और देख रही हूँ कि वो डस्टिंग कर रहा है, सारी चीजों को सही से लगा रहा है, तो मैं उसका हाथ बटा दूंगी। इसको हम लोग एक्ट्स ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, कि उसकी हेल्प करना। मुझे पता है कि उसका एक्ट्स ऑफ सर्विसेज उसका लव लैंग्वेज है। जैसे मैं किचन में अगर हूँ, माँ मैं क्या मदद करूँ, अच्छा लाओ मैं थोड़े ये वेजिटेबल्स कट कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं प्लेट्स लगा देता हूँ। मतलब वो अपने से आके करेगा आपकी मदद। तो मुझे ये पता है कि उसका लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है। तो जब भी मैं उसके स्टूडियो में आऊंगी, वो काम करेगा ना, तो मैं भी कोई भी एक डस्टिंग के लिए कोई भी डस्टर उठा लूंगी, मैं कहूंगी कि बेटा आप उधर से करिए, मैं इधर से करूंगी। मैं देखती हूँ बहुत खुश हो जाता है। ऐसा नहीं वो अकेले नहीं कर सकता है, कर सकता है। माँ तुम जाओ ना अपना काम करो, तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। मैं कहती कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट तुमसे बात करते करते कर लो। तो ये जब चीजें हम जानने लगते हैं ना, लव लैंग्वेज एक दूसरे की, तो हम बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में। अब मान लीजिए कि मेरा लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, कि मुझे आप टाइम दो। अब सर मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, और जब भी आ रहे हैं मेरे लिए एक डायमंड और कोहिनूर लेके चले आ रहे, मेरे लिए किसी काम का नहीं, मुझे कभी खुशी नहीं देगा। क्योंकि मेरा लव लैंग्वेज, मेरे लव लैंग्वेज में ना सबसे लास्ट नंबर पे गिफ्ट। मुझे गिफ्ट का बिल्कुल भी क्रेज नहीं, बिल्कुल, मतलब 1% भी नहीं है। मुझे तो लगता है मेरे में ये है ही नहीं। मुझे गिफ्ट कभी आज तक मतलब खुशी नहीं दे पाई है, चाहे आप मुझे कुछ भी ला के दे दो। हाँ, जब आप आते हो, मिलते हो, बात करते हैं, हम लोग गले मिलते हैं जो हमारे अपने हैं। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया कि दी तुम बहुत अच्छा काम कर रही है आज, तुम जो हीलिंग के फील्ड में एंटर की हो ना, बहुत लोगों का भला होगा इससे, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि अच्छा हाँ मैं शायद कुछ अच्छा कर रही हूँ। उसके बाद कोई मेरे काम में मेरी हेल्प कर देता है, एक्ट्स ऑफ सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो मुझे खुशी देता है। तो ये चीज आज के बाद आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपके अपनों का लव लैंग्वेज क्या है। 2-3 हो सकता है, बट किससे ज्यादा खुशी उन्हें मिलती है। अब ये कैसे हम पहचानेंगे, ये भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढने हैं अपनों में, कि हाउ टू फाइंड आउट योर लव्ड वंस लव लैंग्वेज। तो सबसे पहला देखना है कि वॉच हाउ दोज यू केयर अबाउट एक्सप्रेस देयर अफेक्शन। जैसे मेरा बेटा अपना अफेक्शन कैसे एक्सप्रेस करता है, तो मेरी मदद करके करेगा, और बहुत ज्यादा कुछ होगा तो आके मुझे ऐसे पकड़ लेगा पीछे से या आगे से हक करेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि इसका जो है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज है, और दूसरा जो है इसका टच है। तो मैं उसको उसी तरह से रिटर्न करूँ। आपके जो भी है आप खाली ऑब्जर्व करिए। इस आज के सेशन के बाद मुझे इतना पता है कि जितने भी लोगों ने इन सेशंस को अटेंड किया है, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनने वाले, वो सब चीजों को ऑब्जर्व करने लगेंगे अब आप, राइट। तो आपको अपनों को ऑब्जर्व करना है कि वो आपकी केयर किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो इनर वर्ल्ड है वो उसी अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे ना, राइट। उसके बाद कि लिसन टू द लैंग्वेज योर लव्ड वन स्पीक्स, वो क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं। जैसे जिनको क्वालिटी टाइम चाहिए ना, वो पता है क्या बोलेंगे, बैठिए ना, अच्छा नहीं लगता आप हॉस्पिटल, जैसे सर है मान लीजिए, अगर आज उनको नहीं जाना है हॉस्पिटल, तो जल्दी आ जाइएगा, अच्छा नहीं लगता अकेले घर में, बोर होता हूँ। मतलब समझिए कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बच्चों को बोलेंगे आज तुम लोग का कितने देर तक क्लास है, पापा सुबह 8 से 5 बजे तक है। इतना टाइम, इतने टाइम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। तो मैं अब समझती हूँ कि अच्छा उनका क्वालिटी टाइम जो लव लैंग्वेज है, उनको पूरे टाइम रहता मेरे सब अपने मेरे पास रहे, राइट। तो उनके लैंग्वेज को समझिए कि वो क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे आपको खुद समझ में आएगा। जैसे वो कहेंगे ना कि मान लीजिए जिनका गिफ्ट का है, वो कहेंगे कि उस दिन तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। या वो आपको गिफ्ट ही देंगे, क्योंकि उनको आपको पता नहीं कि आपका लव लैंग्वेज क्या है, तो वो आपको गिफ्ट देंगे। तो आप समझ जाइएगा अच्छा हर चीज में मुझे गिफ्ट देते हैं, इसका मतलब इनका अपना जो है लव लैंग्वेज वो गिफ्ट का है। तीसरा आता है ऑब्जर्व हाउ योर लव्ड वन रिस्पॉन्स, कि जैसे आपने कोई चीज उनके साथ की, जैसे मेरी डॉटर का भी है कि उसको भी रहता है, एक्ट ऑफ सर्विसेज है उसका भी, और दूसरा टच है। तो मैं कभी भी अगर आऊंगी, अगर वो बैठी है, मैं पीछे से भी उसको पकड़ लूंगी ना, तो बहुत खुश हो जाती है, मम्मा कैसी हो,
तो हम लोग इस तरह से जो भी कन्वर्सेशन हमारा होता है, बट मैं उसके चेहरे की खुशी समझ पाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, लास्ट क्या होता है ना, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि आपको ये 5 चीजों में क्या पसंद है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताया, मुझे गिफ्ट देख के बहुत खुशी होती है, आपके साथ हम समय बिताते वो ज्यादा अच्छा लगता है, या आपको गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, या आपको मैं अगर हेल्प करती हूँ तो अच्छा लगता है। आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो अपने जिनको आप प्यार करते, राइट। उसके बाद मैं आज आप लोगों को एक और रिसर्च बता रही हूँ टच के बारे में, और ये वर्जीनिया सटायर, इन्होंने इनको कहा जाता था, ये फर्स्ट लेडी फैमिली थेरेपिस्ट हैं वर्ल्ड की, जिन्होंने हक के इम्पोर्टेंस को समझा। ये उस टाइम में बहुत सारे फैमिली इश्यूज को सिर्फ काउंसिल करके सॉर्ट आउट करके सुलझा दिया करती थी। और इनका ही रिसर्च है कि हमें सर्वाइवल के लिए मिनिमम 4 टाइम्स अपनों को हग करना चाहिए, सर्वाइवल के लिए मैं बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो 8 हग्स अ डे, पर डे। और अगर आप चाहते हो कि आपके अपनों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो तो 12 हग्स पर डे। हम लोग तो महीनों किसी को गले नहीं लगाते, किसी को हग। और उसके बाद हम चाहते हैं हमारी सारी चीजें क्यों नहीं। आप जो एक्सपेरिमेंट मेरा आप लोगों को बताने का, क्रूएलिस्ट एक्सपेरिमेंट, उसका पर्पस ही बस यही था कि आप सोचिए कि भगवान ने हमें बनाया है प्यार के लिए, लेकिन हम जब वो नहीं देते हैं अपनों को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, कहीं भी तो हम सफर नहीं करेंगे तो कौन सा। और हम प्यार दे क्यों नहीं पाते, क्योंकि हम खुद से ही प्यार नहीं करते। हमें सबसे ज्यादा शिकायत तो खुद ही से। आज के बाद से सबसे पहले तो खुद से प्यार करिए और सब में खूब सारा प्यार बांटिए। और इसी के साथ मेरा जो सेशन है वो एंड होता है आज। लव यू, थैंक यू, ब्लेस एवरीवन।